नाम है लिंक ईट लव किल। इस नाम की तरह इसकी स्टोरी भी एकदम अलग है। इस कोरियन सीरीज की खासियत यह है कि इसमें फैंटेसी, रोमांस, मिस्ट्री, सस्पेंस, थ्रिल जैसे कई जॉनरा देखने को मिलेंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसका आपको वन लाइनर बता देते हैं। इस सीरीज के हीरो की एक जुड़वा बहन थी। बचपन से हीरो उसकी हर फीलिंग्स को खुद अपने अंदर फील करता था, चाहे वो रोए या हंसे या घबराए, हीरो वो सब कुछ फील कर सकता था। लेकिन एक दिन उसकी बहन न जाने कहां लापता हो गई। क्या हीरो की उसकी बहन वापस मिली? फिर कई साल बाद हीरो एक अजनबी लड़की की फीलिंग्स को खुद महसूस करने लगता है। अब सोचिए कि आप किसी से बात कर रहे हैं और अचानक बेवजह ही आप हंसने लगते हैं या रोने लगते हैं, तो लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे? हीरो के साथ यही हो रहा है। वो एक अजनबी लड़की के साथ इमोशनली कनेक्टेड क्यों है और इनकी लाइफ में आगे क्या सस्पेंस खुलने वाला है, ये सब हम इस सीरीज में देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसका फर्स्ट एपिसोड देखते हैं। एपिसोड की शुरुआत में बड़े 5 स्टार होटल को दिखाते हैं, जहां पर हमारा हीरो एक फेमस शेफ है। हीरो का नाम है गेहून। ये अपने काम में हमेशा परफेक्ट होता है और दूसरों से भी यही एक्सपेक्ट करता है। अपने जूनियर शेफ को उदास देखकर गेहून कहता है कि मुझे पता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया है, लेकिन तुम उदास रहोगे तो कुकिंग ठीक से नहीं कर पाओगे। तुम जाओ, इसको मैं खुद ही कुक कर लूंगा, लेकिन हमेशा ध्यान में रखना कि काम के बीच में पर्सनल प्रॉब्लम्स कभी मत लाना। अब ये कहकर वो खुद कुक करने लगता है, लेकिन वहाँ एडवाइस देकर उसे खुद अजीब सा फील होता है। उसे लगता है कि वो किसी को देख रहा है, पर उसका रूप ठीक से नजर नहीं आता। अचानक उसकी आंखें बाहर आती हैं और वो बेहोश हो जाता है। दरअसल कई दिनों से गेहून ऐसी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है। अब कस्टमर से बात करते वक्त वो अचानक ही इमोशनल होकर रोने भी लगता है, कभी कभी बिना वजह हंसने भी लगता है, और इस तरह के कई इमोशन उसके अंदर आते जाते रहते हैं जिन पर उसका कोई कंट्रोल नहीं होता। अब उसके कस्टमर्स मैनेजर से कंप्लेंट करने लगते हैं। गेहून का मैनेजर चाइन उससे पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। गेहून बताता है कि जुड़वा बच्चों के बीच अक्सर ऐसा कनेक्शन होता है। जब एक ट्विन हंसता है या इमोशनल होकर रोता है तो दूसरा ट्विन भी उस इमोशन को फील करने लगता है, और मेरे साथ भी यही हो रहा है। इस तरह समझाकर गेहून अपना काम करने लग जाता है। दरअसल वो अपनी ट्विन सिस्टर येंग की बात कर रहा था। जब दोनों 10 साल के थे तो येंग लापता हो गई थी, और उसके बाद कुछ दिन तक गेहून वो सब फील करता रहा जो येंग फील करती थी। लेकिन एक दिन अचानक दोनों के बीच का इमोशनल कनेक्शन खत्म हो गया था। अब 18 साल बाद गेहून इस तरह का कनेक्शन दोबारा महसूस कर रहा है। वो रास्ते पर इस बारे में सोचता हुआ चला जा रहा है, और उसे लगता है कि इतने साल बाद अगर मुझे ऐसे इमोशन फील हो रहे हैं तो जरूर येंग जिंदा है और वो मेरे आसपास ही है। अगर वो जिंदा नहीं है तो कहीं मैं किसी और के साथ तो नहीं कनेक्ट हो रहा हूँ। अब इस सीरीज की हीरोइन डाह्यून को दिखाते हैं, जो रेड कलर कॉस्ट्यूम पहनकर कोई पार्ट टाइम जॉब कर रही है। लेकिन इस वक्त वो अपना काम अधूरा छोड़कर तेजी से घर की ओर भाग रही है। लगता है उसको कोई इमरजेंसी है। अब रास्ते में डाह्यून और गेहून आमने सामने आ जाते हैं। उस वक्त डाह्यून बहुत ही टेंस फील करती है। शायद गेहून का इमोशनल कनेक्ट डाह्यून के साथ है। अब डाह्यून जल्दी से अपने अपार्टमेंट पहुंचती है तो वहां बिल पेमेंट न करने का नोटिस रखा होता है, लेकिन ये उसकी इमरजेंसी नहीं है। वो टेंशन में घर के अंदर जाकर सारी चीजें अरेंज करने लगती है। दरअसल इमरजेंसी यह है कि उसकी माँ उसके फ्लैट में आने वाली है और डाह्यून को कोई ढंग की जॉब नहीं मिली है और वो पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा निकाल रही है। लेकिन उसकी माँ ये सब नहीं जानती। उसकी माँ सोचती है कि उसको बहुत ही अच्छी जॉब मिली हुई है। तब उसकी माँ आ जाती है और पूछती है कि क्या आज ऑफिस नहीं गई? सच पता चला तो डांट पड़ेगी। ये सोचकर डाह्यून कहती है कि माँ मैं तो वर्क फ्रॉम होम कर रही हूँ। अब उसकी माँ को भी जरा भी शक नहीं होता, और तब जाकर डाह्यून चैन की सांस लेती है। तब होटल में काम करते हुए गेहून को भी टेंशन फील हो रही होती है, और फिर अचानक वो भी चैन की सांस लेता है। वो कंफ्यूज्ड होता है कि मुझे उस इंसान का पता लगाना होगा जिसकी इमोशन को मैं फील कर रहा हूँ। अगली सुबह एक बिल्डिंग में कुकिंग इवेंट चल रहा होता है। गेहून वहाँ शेफ होता है और डाह्यून पास के एक रेस्टोरेंट में पार्ट टाइम जॉब करती है। उसकी मैनेजर उसको डांटती है कि पढ़ी लिखी समझकर मैंने तुम्हें जॉब दी थी, लेकिन पिछले इवेंट में तुम बीच में कहीं चली गई थी और ये लास्ट वार्निंग है। आइंदा काम पूरा किए बिना कहीं गई तो नौकरी से निकाल दूंगी। ये कहकर वो चली जाती है। डाह्यून को बहुत ही बुरा लगता है और वो अकेली बैठकर अपनी किस्मत को कोस रही होती है कि यार क्या करूं। वहाँ गेहून उसका दुख फील करता है और इस वजह से वो अपना काम ठीक से कर ही नहीं पाता। फिर किसी तरह अपनी ड्यूटी पूरी करके वो अपना खाना लेकर बिल्डिंग के रूफ टॉप पर जाता है। डाह्यून भी वहीं पर होती है और उसको देखकर गेहून वहाँ से जाने लगता है। डाह्यून कहती है कि तुम्हारे यहाँ बैठने से मुझको कोई एतराज नहीं है। अब गेहून वहीं बैठ जाता है और अजीब सी उदासी फील कर रहा होता है। इस तरह उसके साथ कई बार हो चुका है। फिर वो अपना खाना खाने लगता है कि डाह्यून उसको घूरने लगती है। अब गेहून कहता है कि अगर तुम्हें ये खाना पसंद है तो तुम भी ले लो। वो सोचता है कि शक्ल और सूरत से तो ये डिसेंट फैमिली की लगती है, इसीलिए ये लड़की मना जरूर करेगी, लेकिन डाह्यून तुरंत उसको उठाकर खा लेती है। अब गेहून को भी शक होता है कि कहीं ये वो तो नहीं जिसकी परेशानी मुझे परेशान की जा रही है। फिर वो उसका नाम, उम्र, बचपन में वो कहाँ रहती थी, इस तरह की पर्सनल डिटेल्स पूछने लगता है। फिर वो पूछता है कि क्या तुम रॉक पेपर सीजर गेम जानती हो, और उसके सवाल सुनकर डाह्यून चिढ़ जाती है और वहां से चली जाती है। अब रेस्टोरेंट में डाह्यून का कलीग ली आता है और उससे गेहून के बारे में पूछता है। डाह्यून कहती है कि मैं उसको नहीं जानती।
फिर डाह्यून अपना काम करके घर जाने वाली होती है, तब उसके लिए किसी ने 2 गिफ्ट्स रखे होते हैं। एक बॉक्स में केक होता है और दूसरे में एक स्कार्फ। तब उसकी कलीग बताती है कि यहाँ के फेमस शेफ गेहून ने ये गिफ्ट तुम्हारे लिए दिए हैं। वो तुरंत गेहून के पास जाकर पूछती है कि इसका क्या मतलब है। वो बताता है कि जिस तेजी से तुम मेरा बनाया हुआ खाना खा रही थी, मुझे लगा तुम मेरे केक्स भी जरूर पसंद करोगी, इसलिए मैंने केक्स भेज दिए, लेकिन ये स्कार्फ मैंने नहीं भेजा। पर डाह्यून को शक होता है कि वो झूठ बोल रहा है। वो उसके मुंह पर कह देती है कि मुझे तो तभी तुम्हारी असलियत का पता चल गया था जब तुमने मेरी पर्सनल डिटेल्स मांगी थी, इनडिसेंट फेलो, और इस तरह डांट कर वो चली जाती है। अब रास्ते पर डाह्यून को लगता है कि कोई उसको फॉलो कर रहा है। वो घबराकर भागने लग जाती है। तभी पीछे से ली कहता है कि तुम इतना क्यों डर रही हो। अब डाह्यून उसको डांटती है कि गधे कहीं की, डरा दिया ना मुझको, फिर कभी ऐसा मत करना, और ये कहकर वो चली जाती है। ली डाह्यून के एरिया में ही रहता है, लेकिन उसका चाल चलन कुछ अजीब सा है। अब अगली सुबह डाह्यून के घर एक पार्सल आता है। उसके अंदर शूज होते हैं। ये जरूर शेफ गेहून का ही काम होगा। ये सोचकर डाह्यून बहुत ही टेंशन होती है। इतना ही नहीं, उसके ऑफिस में, घर के मेल बॉक्स में हर जगह पार्सल आने लगते हैं। अब डाह्यून बहुत ही इरिटेट हो जाती है और सारे गिफ्ट्स कचरे के डिब्बे में फेंक देती है। वो सोचती है कि एक बार इस आदमी से बात क्या कर ली मैंने, परेशान किया जा रहा है। अब वो गेहून के बारे में सर्च करती है तो पता चलता है कि वो बहुत ही फेमस शेफ है, लेकिन वो अचानक ही अजीब बिहेव करने लगता है। कभी हंसता है, कभी बहुत इमोशनल होकर रोने लगता है, और कभी पता नहीं क्या करता है। वो ऐसा क्यों करता है ये कोई नहीं जानता। गेहून खुद भी नहीं जानता कि उसके साथ ये सब क्यों हो रहा है। अब ये सब जानकर डाह्यून को लगता है कि शायद ये आदमी पागल है, तभी वो मुझसे अजीब से सवाल कर रहा था। यहाँ गेहून अपनी बहन येंग की बचपन की फोटो को किसी ऐप में फीड करता है और पता लगाने की कोशिश करता है कि वो अब कैसी दिखती होगी। तब उसका बेस्ट फ्रेंड कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम्स तो दिन बर दिन बढ़ती जा रही हैं। अगर काम के वक्त तुम इसी तरह बेवजह हंसते रोते रहे तो जल्द ही हमारी नौकरी चली जाएगी। तुम मेरी बात मानो, हम दोनों मिलकर अपना एक रेस्टोरेंट खोलेंगे और उसमें बहुत मेहनत करके काम करेंगे, फिर हमें किसी के नौकर बनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। गेहून को भी ये आइडिया अच्छा लगता है। वो अपनी मनपसंद एरिया में रेस्टोरेंट के लिए जगह फिक्स कर देता है, और ये वही एरिया है जहाँ बचपन में वो अपनी बहन के साथ रहता था। अब उस एरिया के पुलिस स्टेशन को दिखाते हैं। यहाँ जे नाम का एक नया पुलिस ऑफिसर आया है और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड मिंजो भी यही काम करती है, और वो जे की सीनियर ऑफिसर है। 3 साल पहले इनका ब्रेकअप हो गया था। अब अपनी प्रॉब्लम्स के बीच जी रही डाह्यून के लिए एक नई मुसीबत आ गई है। दरअसल उसे पता चलता है कि उसकी माँ उसके घर फिर आई है, और वो टेंशन में एक बार फिर पार्ट टाइम जॉब को बीच में छोड़कर दौड़ी चली आती है। लेकिन इस बार बहुत देर हो चुकी है। उसकी माँ को पता चल गया है कि डाह्यून ठीक से कमा नहीं पाती, और कई महीनों से उसने बिल, घर का रेंट वगैरह कुछ नहीं दिया है। अब गेहून और जिम अपने रेस्टोरेंट के लिए जगह देखने आए होते हैं, लेकिन वो एरिया उतना डेवलप नहीं हुआ है और वहाँ ज्यादातर मजदूर ही रहते हैं। उस खाली जगह के सामने डाह्यून की माँ एक छोटा होटल चलाती है, और उसी होटल के ऊपर डाह्यून की माँ का घर भी है। तब वहाँ जे और मिंजो पेट्रोल के लिए आते हैं। वहाँ के लोग उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ के सीसीटीवी कैमरास काम नहीं करते हैं, आप प्लीज उनको ठीक करवाइए। उन औरतों को देखकर गेहून को अपने बचपन की याद आती है। दरअसल उसने इन्हें बचपन में देखा था। अब फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि गेहून और येंग उस एरिया के प्लेग्राउंड में खेलने जा रहे हैं, लेकिन येंग रोती है कि मैं खेलने नहीं आऊंगी। तब गेहून उसको समझाता है कि तुम रोने लगी तो मुझको भी रोना आ जाएगा, और मैं रोना नहीं चाहता, प्लीज तुम रो मत। तुम बात बात पे डरती हो, मुझे डरना नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारा ट्विन होने की वजह से तुम्हारा डर मुझको फील होने लगता है, इसलिए तुम प्लीज चुप हो जाओ और मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने दो। ये कहकर वो येंग का हाथ छुड़ाकर भाग जाता है। अब येंग ग्राउंड के बाहर गेहून का इंतजार कर रही होती है, लेकिन ग्राउंड में खेलते हुए गेहून को बड़ी घबराहट फील हो रही होती है। वो तुरंत बाहर आकर देखता है तो येंग वहां नहीं होती। वो येंग को हर तरफ ढूंढता है, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। गेहून अपने पापा को बताता है और पुलिस से केस दर्ज कर देती है, पर कई दिनों तक येंग का कुछ पता नहीं चलता। गेहून के पापा पूछते हैं कि क्या तुम अभी भी येंग को फील कर रहे हो। गेहून बताता है कि मैं उसका दर्द फील कर रहा हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। अब उसको उदास देखकर उसके पापा कहते हैं कि हम येंग का पता लगा लेंगे बेटा, तुम फिक्र मत करो। तब अचानक गेहून येंग का इमोशन फील नहीं कर पाता। लगता है उसके और येंग के बीच का कनेक्शन अब खत्म हो चुका है। वो बेचारा रोने लगता है और पापा से कहता है कि शायद येंग मर गई है, और उस दिन से आज तक वो केस सॉल्व भी नहीं हो पाया है। पुलिस को ना तो येंग की लाश मिली और ना ही किसी किलर का पता चला। अब दिखाते हैं कि डाह्यून अपने घर के बाहर आती है और गेहून से टकरा जाती है। वो फिर गेहून पर चिल्लाती है कि तुम फेमस शेफ हो तो क्या हुआ, मुझे फॉलो करके मेरे घर तक कैसे आ गए। गेहून समझाता है कि मैं यहाँ एक रेस्टोरेंट खोलने आया हूँ, मुझे नहीं पता कि आपका घर यहाँ पर है। ओह, तुम बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। पहले दिन जिस तरीके से तुमने बात की मैं तो समझ गई कि तुम एक गलत आदमी हो। इस तरह उसके ऊपर इल्जाम लगाकर डाह्यून चली जाती है। उस एरिया के लोग गेहून को घूरने लगते हैं। अरे ये लड़की मुझे कुछ बोलने ही नहीं देती, बेवजह सबके सामने मुझको इंसल्ट करके चली गए। ये सोचकर गेहून दुखी बहुत ही होता है। अगले दिन डाह्यून अपने पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है। तब उसकी मैनेजर पूछती है कि क्या तुम्हारा और ली के बीच कुछ चल रहा है। डाह्यून ना में जवाब देती है, लेकिन ली तो ये सब कहता फिरता है कि तुम दोनों डेटिंग कर रहे हो। अब इससे पहले कि कुछ गलत हो जाए तुम ली से सीधे जाकर बात कर लो।
फिर शिफ्ट खत्म होकर डाह्यून ली से पूछती है तो पता चलता है कि ली ने वाकई सबसे यही कह रखा है। वो ये भी बताता है कि वो सारे गिफ्ट्स मैंने ही भेजे थे। अब डाह्यून को बहुत ही बुरा लगता है कि उसने बेवजह गेहून पर शक किया और उसे बुरा भला कहा। वो ली को वार्न करती है कि आइंदा मुझे डिस्टर्ब मत करना, बता दिया। लेकिन ली उससे बात करने की कोशिश करता रहता है। फिर डाह्यून परेशान होकर उसको धक्का देती है और वहां से चली जाती है। अब अगले दिन सुबह गेहून को देखकर डाह्यून अपने किए पर बहुत ही पछताती है। ली की गलती की वजह से उसने बेवजह गेहून की इंसल्ट कर दी थी। अब डाह्यून गेहून से माफी मांगने लगती है, लेकिन गेहून कहता है कि कल तुमने सबके सामने मेरी इतनी इंसल्ट करी कि लोग मुझको रोड रोमियो समझने लगे हैं। अब मैं यहाँ अपना रेस्टोरेंट कैसे खोलूंगा, मुझसे बात मत करो। ये कहकर गेहून जाने लगता है, लेकिन डाह्यून उसके पीछे जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें गलत समझ रही थी, तुम सच में बहुत ही अच्छे इंसान हो, आई एम सॉरी। और ये कहते हुए डाह्यून फिसल कर गिर जाती है। तब गेहून उसको हाथ देकर उठाता है और दोनों फिर साथ चलने लगते हैं और इन्हें साथ देखकर ली बहुत ही चिढ़ जाता है। अगले सीन में डाह्यून अपने पार्ट टाइम जॉब खत्म करके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए पढ़ रही होती है। उस रात घर लौटते वक्त भी ली उसको फॉलो करता है। अब ये जानकर डाह्यून जल्दी चलकर घर में पहुंच जाती है। डाह्यून की माँ और नानी घर पर टीवी देख रही होती है। इतने में ली आकर डाह्यून को पकड़ लेता है और डाह्यून मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन टीवी का वॉल्यूम बहुत ही ज्यादा होता है, इसके कारण उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। तब ली डाह्यून को धक्का दे देता है और डाह्यून बेहोश हो जाती है। यहाँ गेहून फील करता है कि उसके साथ इमोशनली कनेक्टेड इंसान को कोई मुसीबत है और वो परेशान होकर घर के बाहर आ जाता है। फिर बहुत देर बाद डाह्यून होश में आती है और ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाती है कि ली नीचे पड़ा हुआ है। ली के सर पर चोट लगी होती है और खून बह रहा होता है। अब डाह्यून बड़ी टेंशन में होती है कि कहीं गुस्से में मैंने इसको जान से तो नहीं मार डाला। वो सरेंडर होने के लिए सीधे पुलिस स्टेशन चली जाती है, पर उसके दिमाग में यही चल रहा होता है कि मुझे एक अच्छी जॉब करनी है और लाइफ में सेटल होना है। इसलिए पुलिस के लाख पूछने पर भी वो नहीं बताती कि वो किस लिए आई थी। फिर वो चुपचाप घर लौट आती है। उसकी माँ और नानी ली की लाश के पास ही बैठी होती हैं। फिर डाह्यून उन्हें बता देती है कि इसने मेरी गर्दन पकड़ ली थी और शायद मैंने इसे मार गिराया था। मुझे कुछ याद नहीं है कि मैंने क्या किया। मैं पुलिस में सरेंडर होने के लिए जा रही हूँ। लेकिन उसकी माँ उसको मना कर देती है और कहती है कि यहाँ जो भी हुआ वो हमारे अलावा और कोई नहीं जानता, इसीलिए तुम बस अपना मुंह बंद रखो। ये कहकर डाह्यून की नानी और माँ मिलकर उस लाश को पैक करती हैं और उसको एक बड़े फ्रिज में रख देती है। फिर वो खून के सारे निशान को मिटा देती हैं और उसकी माँ कहती है कि मैं अभी जाकर एक ट्रक लेकर आती हूँ, फिर हम इस लाश को कहीं डिस्पोज कर देंगे। डाह्यून शॉक हो जाती है कि यहाँ ये खून हुआ है और ये दोनों औरतें इतना कैजुअली कैसे बिहेव कर रही हैं। क्या इन दोनों ने पहले भी ऐसे कांड किए हुए हैं? ये सोचकर डाह्यून का सर चकराने लगता है। अब यहाँ गेहून और जिम अपने रेस्टोरेंट के लिए बहुत सारा सामान खरीद लेते हैं। अपना सामान अंदर रखवाकर वे सड़क पर कैजुअली चल रहे होते हैं। तब कुछ दूर पर वे उस फ्रिज को देखते हैं और सोचते हैं कि शायद वर्कर्स ये आइटम अंदर रखना भूल गए थे। ये सोचकर वे खुद फ्रिज को रेस्टोरेंट की ओर लेके जाते हैं और दोस्तों इसी के अंदर ली की लाश है। उन्हें फ्रिज को ले जाते देख डाह्यून और उसकी नानी चौंक जाती है। डाह्यून को बड़ी घबराहट होती है कि कहीं लोगों ने उसे खोलकर देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ इस सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है।